फिक्र तू करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज हम लोग इंप्रेशन वाली क्लास को ध्यान में रखते हुए इंप्रेशन वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जानना बहुत कंपलसरी है। जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह आनुवंशिक हेरिडिटी से है, अर्थात ऐसे चीजों से जो माता पिता के लक्षणों को उसकी नई संतान में स्थानांतरित कर देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि जिसके घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे फेसवा तो मम्मी से मिल रहा है, नकिया तो पापा से मिल रही है, ऐसा लोग बोलते हैं। बच्चा जो चल रहा है एकदम पापा की तरह चलता है। ये समस्त जो लक्षण मम्मी और पापा से मिल रहे हैं ना, वो लक्षण की खोज, उसके ऊपर अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे पहले आनुवंशिक की खोज, हेरिडिटी आनुवंशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने की और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अर्थात आनुवंशिक का पिता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की ये इमेज है, बेहतरीन सी, पुरानी सी, बट अच्छी है, क्योंकि इन्हीं के थ्योरी को, इन्हीं के थीसिस को हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हुए चल रहे हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि माता पिता के जो लक्षण उसकी संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो माँ बाप के गुण उसके बच्चे में पहुंच जाते हैं, वही आनुवंशिक कहलाता है। क्लियर? इंप्रेशन वाली क्लास है, इतना जानना बहुत कंपलसरी जो मैं आज बताने जा रहा हूं। समझिए, आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक के पिता मेंडल जी थे। इन्होंने आनुवंशिक की जो नींव डाली वो 1885 में नींव डाली। 1885 में नींव डाली और 1866 में अपने प्रकाश जो बुक थी, पूरे आनुवंशिक की 8 सालों का एक्सपेरिमेंट हुआ। पूरे 8 सालों तक उन्होंने आनुवंशिक पे खोज की, उसके बाद प्रकाशित करने की कोशिश की 1866 में। परंतु वो समस्त थियरी जो इन्होंने 8 सालों तक अपना पूरा अध्ययन, अपना पूरा एफर्ट लगा के किया था, वो प्रकाशित नहीं हो पाया। और उसका मेन रीजन था कि बाहर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था। बाहर का मतलब समझिए, डार्विन नामक एक वैज्ञानिक है, ये रही तस्वीर। इन्होंने बस इतना कह दिया था कि जो हमारे पूर्वज है वो बंदर है। अब ये बात वहां की जनता को एकदम थप्पड़ की तरह लग गई। थप्पड़ का मतलब समझिए कि अरे यार, हमारे पूर्वज बानर, अर्थात ये क्लियर नहीं, एकदम समझिए कि वो लोग बौखला गए कि डार्विनवा ने क्या कह दिया कि हम लोगों के जो पूर्वज कैसे बानर हो गए। हम लोग इतने हट्टे कट्टे अच्छे खासे इंसान, हमारे पूर्वज बंदर। उस समय बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था पूरे क्षेत्र में। और उसी समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी थियरी, 8 साल के एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने। तो क्या हुआ कि पूरा सबका ध्यान तो वहां मार झगड़े, जलान फुकान पे सब चल रहा था। तो इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान इनके ऊपर नहीं गया, इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। उन्होंने शॉर्टकट में देखा और हटा दिया, पास आउट। इसके बाद इनकी मृत्यु, अर्थात मान्यता नहीं मिली। इनकी मृत्यु 1884 में हो गई। क्लियर? एक्सपेरिमेंट को कोई मान्यता नहीं मिली। पूरा एक्सपेरिमेंट 8 सालों तक चला और आनुवंशिक की जो खोज हुई वो मटर के पौधे पर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, ये डायग्राम रहा, इसके ऊपर हुई 8 वर्षों तक। 8 वर्षों तक जो एक्सपेरिमेंट हुई उसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। चूंकि ब्रून शहर में मेंडल जन्म लिए थे, तो लास्ट में वहां की सोसाइटी ऑफ ब्रून उस लेसन की थीसिस का एंड किया, नाम रखा। पूरे 8 साल के एक्सपेरिमेंट में जो बुक प्रकाशित हुई उसमें कुछ नियम, कुछ शब्दावलियां थी। जो शब्दावलियां और नियम मैंने लिंक में रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं उसको पढ़ाने जाऊं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं केवल समझा दे रहा हूं आपको यहां, और क्लियर है कि आपको समझ में भी आएगा। पूरे 8 सालों के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि 3 मुख्य नियम प्रकाशित किए। 3 मुख्य नियम में था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और चौथा था स्वतंत्र अभिवन का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये तीनों नियम आपको चुटकियों में समझ में आएंगे। अगर इस वीडियो में नहीं क्लियर हो पाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से देखिएगा, छोटा छोटा वीडियो पड़ा हुआ है। नियम से पहले हम लोग इनके डिस्कवरी के बारे में, वन सेकेंड, रीडिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब ये मर गए उसके लगभग 12 से 13 वर्ष बाद, लगभग 17 था 1900 में
रीडिस्कवरी हुई, इन्हीं की खोज की पुनः नई खोज हुई। और खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक अलग अलग देशों से थे। एक जर्मनी के थे कार्ल कारेंस, दूसरे जो थे वो हालैंड के वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डे व्रीज इनका नाम था, और तीसरा नाम था ऑस्ट्रिया के एरिक सेरमार्क। लाइट कट गई है, उजाला आ रहा है, चलिए मैनेज करते हैं। नेक्स्ट थे ऑस्ट्रिया के एरिक सेरमार्क। इन तीनों ने इनकी डिस्कवरी को पुनः खोजा और तब जाके पता चला, जब इन लोगों ने अपनी थीसिस को प्रस्तुत किया तो वैज्ञानिकों को पता चला, अरे यार वो तो जो है कि 1866 में भी एक ऐसी पुस्तक आई थी, किसी ने प्रकाशित किया था, जरा देखा जाए उसको। और जब देखा गया तो पूरी क्लियरिटी थी जो इन लोगों ने खोज करके रखी थी, वो 12 से 13 साल 14 साल पहले ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले को, अर्थात जर्मनी के कार्ल कारेंस, हालैंड के डी व्रीज एंड ऑस्ट्रिया के सेरमार्क, इन तीनों वैज्ञानिकों ने पुनः इनकी डिस्कवरी की खोज की और क्लियर किया। और उस समय उपलब्धि दी गई ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की, आनुवंशिक के पिता के रूप में। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने 8 सालों के प्रयोग में बहुत सारी शब्दावलियां नई नई दी, जैसे संकरण, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी, अलील, अलीलोमार्फ, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुत सारी थियरीज थी। इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, एक गजब का वीडियो है, आप उसको देखिएगा। अर्थात और कितने नियम दिए? 3 नियम प्रकाशित किए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का, और तीसरा स्वतंत्र विवरण। समस्त जो नियम है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाया, ताकि आप डिस्क्रिप्शन चेक करके आप सारे वीडियोस को देख ले और पूरी क्लियरिटी कर ले। पक्का है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिसमैच नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं, प्रभाविता के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभाविता का नियम यह बताता है, और मैं समझाता हूं, कि जब 2 अलग अलग पहलवान, ये देखिए, ये 2 अलग अलग पहलवान आपस में जब लड़ाई करते हैं तो अक्सर होता है एक पहलवान दूसरे वाले को क्या करता है, पटक देता है। जो नीचे दब गया उसे अप्रभावी कहते हैं, और जो पटक दिया वो विजयी हो गया। जो विजयी हुआ उसे प्रभावी कहेंगे, और जो नीचे दब गया उसे अप्रभावी कहेंगे। सेम ऐसे ही समझिएगा। मेंडल ने कहा कि जब 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों वाले ए और बी, ये दोनों अलग अलग लक्षण है, इसकी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है, संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। संकरण को निषेचन को उसने क्रॉस बोला, संकरण बोला। तो समझिए कि जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो मेंडल का मानना था कि एक गुण उभर जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दब जाता है। अर्थात आने वाली जो संतान होती है वो F1 जनरेशन कहलाती है, पहली प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन उसे बोलते हैं। और जहां से प्रयोग प्रारंभ हुआ उसे पैतृक पीढ़ी P बोलते हैं। मैं शब्दावलियों के साथ नियमों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। मेंडल ने कहा जब 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों वाले गुणों के बीच निषेचन कराया जाता है तो एक लक्षण दब जाते हैं तथा दूसरा उभर जाता है। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। जब कोई बेबी जन्म लेता है, कोई छोटा सा बेबी जन्म लिया, उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर बार मम्मी के ही कैरेक्टर बच्चे के ऊपर प्रदर्शित हो जाए पूरी तरह से और पापा के दब जाए। अक्सर ऐसा होता जरूर है। समझिए फिर से कि जब कोई बेबी जन्म लेता है तो एक, चाहे मम्मी के चाहे पापा के, दोनों में से एक के कैरेक्टर, कुछ के कैरेक्टर दब जाते हैं, कुछ के ज्यादा उभर जाते हैं। अर्थात उभरे हुए जो कैरेक्टर है, जो आप बोलते हैं कि मम्मी का जो फेस है वो तो एकदम पापा से मिल रहा है, अब पूरा फेस जो है वो पापा से मिल रहा है, अर्थात मम्मी के कैरेक्टर वहां क्या हो गए, दब गए। या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं पूरा फेस मम्मी पे चला गया है, पापा पे फेस नहीं गया, अर्थात पापा के कैरेक्टर है लेकिन वो क्या हो गया है, दब गया है, अर्थात मम्मी के उभर गए। आप समझिए, अब स्पष्टीकरण लीजिए कि जब 2 अलग अलग, एक मम्मी, एक पापा है, एक मम्मी है, 2 अलग अलग क्वालिटी वाले जीवों के बीच निषेचन कराया गया, संकरण कराया गया, तो एक ने दूसरे वाले लक्षण को क्या किया है, दबा दिया और अपने उभर गया। उभरे हुए लक्षण को प्रभावी तथा दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं, और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसी के बेस पर एक संकर संकरण अब क्लियर किया गया है, डिस्क्रिप्शन में होगा, देखकर संकरण। द्विसंकर संकरण दूसरा नियम पृथक्करण के नियम पे है।
पृथक का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। अब अलग अलग होने का मतलब कि एक और नई जनरेशन आ गई जिसमें एक के गुण दबे हैं, एक के गुण उभरे हुए हैं। और जब निषेचन कराया गया, मैं इसको थोड़ा सा दूर डिस्टेंस मेंटेन करके करता हूं ताकि आप क्लियर रहें। तो जब निषेचन कराया गया तो देखा अब के गुण डिफरेंट आ रहे हैं, समझिए। अर्थात ये हो क्या रहा है भाई कि एक के गुण दबे, एक के गुण उभरे। अब जो चारों लक्षण दिखाई देंगे वो डिफरेंट ही होंगे, समझिए। ये रहा आपका अलग अलग लक्षण। अब ये समस्त लक्षण है, बट ए वाला इसके कुछ गुण मम्मी यहां पेरेंट्स से, दादा दादी से मिल रहे हैं। इसके गुण दादा दादी से ऊपर 50 ये कैरेक्टर अपने मां बाप से मिल रहे हैं। और इस पीढ़ी को कहा गया F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? ये दूसरा प्रयोग था, इसे कहा गया F2 पीढ़ी। और ये जो जनरेशन आई, अब देखिए ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। क्योंकि आने वाले जो अगली संतान है वो एक दूसरे से भिन्न है गुणों में। इसके कुछ गुण अपने दादा दादी से मिलते हैं और कुछ गुण उसके मां बाप से मिलते हैं। क्योंकि ये दोनों गुण एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, इसीलिए मेंडल ने कहा दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है क्या? पृथक्करण का नियम। एंड लास्ट, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। स्वतंत्र अभिवन का, उसने, मैं एकदम सिंपल शब्द में समझा रहा हूं कि ये मम्मी है, ये पापा है। मेंडल ने कहा कि ये कदा भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार पापा के ही गुण किसी बच्चे में उभर कर आए और मम्मी की दब जाए ना। ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी के गुण पापा के गुणों के ऊपर हावी हो जाए और अपने बच्चे में अपने गुणों को प्रदर्शित करें। यह स्वतंत्र रूप से होता है। कभी आप यह डिसाइड नहीं कर सकते कि हर बार मम्मी का ही गुण उभर कर आए या हर बार पापा का ही गुण उभर कर आए बच्चे में। यह स्वतंत्र रूप से होता है। कोई भी गुण किसी गुण को क्या कर सकता है? दबा सकता है। यह स्वतंत्र रूप से होता है। यह नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहलाता है। बातें क्लियर हो रही है? इतनी बातें थी। एक संकर संकरण, जब प्रयोगों के एक लक्षण को ध्यान में रखकर निषेचन कराया जाता है तो एक संकर संकरण होता है, और दो लक्षणों को ध्यान में रखकर निषेचन कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण होता है। डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वीडियो पड़ी होगी, देखिएगा। शब्दावलियां और लास्ट टॉपिक बची है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब समझिए। एक मिराबिलिस जलापा का पौधा था, ये देखिए डायग्राम में। इसने मेंडल्स का प्रभाविता के नियम का पालन नहीं किया। अर्थात जिन पौधों और जंतुओं ने ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं किया उसे कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। ये मिराबिलिस जलापा है। इसमें दो कलर के पुष्प लगते थे, एक व्हाइट, एक सफेद कलर का पुष्प लगता था और एक पिंक कलर का। तो मेंडल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि जब हम इसके अंदर क्रॉस कराते हैं तो एक के गुण उभरने चाहिए थे और दूसरे के दब जाने चाहिए थे। अर्थात चाहे तो व्हाइट उभर कर आ जाना चाहिए था कलर में, चाहे तो पिंक आना चाहिए था, दोनों में से एक होना चाहिए था। स्वतंत्र अभिवन का नियम तो ये कह रहा था कि भाई एक उभरेगा एक दबेगा, यह स्वतंत्र रूप से होगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं। बट इसमें न व्हाइट आया न पिंक आया। सॉरी, ये पिंक नहीं था, ये रेड था, ये रेड था, सॉरी ये रेड था। अर्थात न व्हाइट आया न रेड आया और ये आ गया कैसा? पिंक कलर का आ गया। चूंकि दोनों में से एक आना चाहिए था, एक के गुण दबने चाहिए थे, एक का गुण उभर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कलर कैसा आ गया? पिंक आ गया। इसलिए यह माना गया कि यह मिराबिलिस जलापा का पौधा मेंडल की प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से सफिशिएंट ढंग से क्लियर हुई होंगी। इतना जानना मस्ट कंपलसरी है, जरूर जानिएगा और एग्जाम में अपने बेस्ट करके आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।